देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज ग्रेविटेशन। और इसमें प्रीवियस ईयर के जेई मेन और एडवांस के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थ्योरी के साथ साथ। और एस सी वर्मा के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका स्टेटमेंट पहले देख लो। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब यहाँ देखो डायग्राम में दो पार्टिकल है और मास क्या है? एम ए और एम बी, एंड बोथ आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। अब मान लो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन है आर। आर डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल रखा गया है। तो फिर मैंने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दिया है। We consider two bodies A and B, masses ma and mb attracting each other with forces FAB। FAB का मतलब force on A due to B। अब देखो A पे B जो फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है फोर्स। तो अट्रैक्टिव है तो इट मीन्स कि इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो जो ए पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एम बी एम ए को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को मैंने लिखा है एफ ए बी। फोर्स एक्ट ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है? डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स बी। उसके बाद एंड एफ बी ए। एफ बी ए क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो बी को अट्रैक्ट कौन रहा है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ए। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर? तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स। अब देखो फोर्स वेक्टर एफ ए बी और एफ बी दोनों क्या है? डायरेक्शन क्या है? दोनों का अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर्स। मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो तो वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस वेक्टर एफ बी ए। ठीक है, ये अपोजिट वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अगर वेक्टर एफ ए बी इसका मैग्नीट्यूड लिखें मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ बी ए, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। तो एम ए और एम बी का जो प्रोडक्ट होगा उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कौन? फोर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होगा? एफ ए बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे? ये जो दो रिलेशंस है, मतलब न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखो कि अगर हम इसे कंबाइन कर दें तो ये क्या बनेगा? एफ ए बी प्रोपोर्शनल टू एम ए इंटू एम बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटा दें। फर्दर स्टेप में क्या होगा? एफ ए बी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ए इंटू एम बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और आर क्या है? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, ये जी, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू सबसे पहले मेजर किया गया कैवेंडिश के द्वारा
जो कि होता है 6.6726 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर और पर के जी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ये जो अगर मान लो कि वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 एंड सो ऑन, वेक्टर Fn, ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो कि एक्ट हो रहा है किसी एक पार्टिकल ए पे ड्यू टू द पार्टिकल्स P1, P2, P3, Pn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत से मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक ग्रुप है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल जिसका नाम मैंने ए लिया है, उस पर डिफरेंट पार्टिकल्स फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर हम ए पे नेट फोर्स निकालना चाहें ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, तो कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए इक्वल टू वेक्टर F1। तो वेक्टर F1 क्या है? P1 जो फोर्स एक्ट करेगा किस पे? ए पे, फोर्स एक्रिएटेड बाय पार्टिकल P2, F2 हो गया। फोर्स एक्रिएटेड बाय पार्टिकल P3 ऑन ए, F3 हो गया। फोर्स एक्रिएटेड बाय पार्टिकल Pn ऑन पार्टिकल ए। तो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम वो हमें क्या देगा? नेट फोर्स। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स। तो कैसे निकालोगे? तो हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल एक्ट्स a force on that particular particle। सभी फोर्स अलग अलग वेक्टर फॉर्म में निकाल लो और सबका जो वेक्टर सम होगा वही होगा नेट फोर्स। क्लियर? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। बिल्कुल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरा क्या है? सेकंड पॉइंट देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। दो पार्टिकल के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर दो पार्टिकल एयर में है तो फोर्स वही होगा अगर उन दोनों पार्टिकल को हम वाटर में रख दें सेम डिस्टेंस पे। तो दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस फिक्स है और सेम डिस्टेंस पे डिफरेंट मीडियम में उन दोनों पार्टिकल के बीच फोर्स सेम होगा। ठीक है, तो फोर्स मीडियम की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational force between two particles is along the straight line joining the particles, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सेंटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करती है, देख रहे हैं आप, उसी लाइन के along ये फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ बी ए और एफ ए। तो ये तो हो गया फोर्स के बारे में। अब हम फोर्स पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा, पहले हम एससीबी के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइजेस के। फिर फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए जेई मेन में, वो करेंगे। ठीक है, जेई मेन और जेई एडवांस में। तो देखो, एस सी वर्मा चैप्टर 11 में है ग्रेविटेशन, और फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। क्वेश्चन है, टू spherical balls of masses 10 kg each are placed 10 centimeter apart. Find the gravitational force of attraction between them। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ये निकालो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली कर सकते हैं हम। ओके, तो चलो अब इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। दो पार्टिकल है, मास दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास वो कितना है? 10 kg। और यहाँ पर लिखा है 10 kg ईच, मतलब सेकंड पार्टिकल का मास भी कितना होगा? 10 kg ही होगा। अब डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस कितना दिया है? तो वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें
क्या होगा 10 × 10⁻² मीटर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = G कैपिटल इंटू M1 M2 ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास क्या है फर्स्ट पार्टिकल का 10 kg और सेकंड का भी 10 kg ही लेना है। दोनों पार्टिकल का मास सेम दिया है क्वेश्चन में। आर कितना है, तो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा 6.67 10⁻11 10 स्क्वायर और नीचे देखो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 10 × 10⁻² है तो 10⁻1 उसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 10⁻²। ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 और 10⁻² ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये आ गया आंसर 6.67 इंटू 10⁻⁻7। इतना न्यूटन आंसर आया। तो क्लियर हो गया। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फोर पार्टिकल्स having masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the four corners of a square of edge A. Find the gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center. ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, तब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे चार पार्टिकल है और ये चारों पार्टिकल कहाँ रखा है, किसी स्क्वायर के सेंटर पे रखा है। तो पहले तो एक स्क्वायर हम ले लें। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये स्क्वायर, अब स्क्वायर के सेंटर पे पहले तो कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे पार्टिकल से फर्स्ट पार्टिकल यहाँ ले लो, एक पार्टिकल कितना मास है m, सेकंड पार्टिकल ये ले लो इस कॉर्नर पे कितना है मास 2m, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में लेना है आपको। थर्ड पार्टिकल ये ले लीजिए, मास कितना है 3m। फोर्थ पार्टिकल ये ले लीजिए, मास कितना है 4m। ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि कॉर्नर पे ले लिया और इच साइड, साइड जो है स्क्वायर का वो a दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो एक पार्टिकल पे जिसका मास कितना है स्मॉल m, कहाँ रखा है सेंटर पे रखा है। तो सेंटर पहले ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम लोग, है ना। सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर होगा डायगोनल का इंटरसेक्शन। और आपको पता है डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे। डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ से ले लूँ, तो ये हो गया एक डायगोनल। जस्ट वेट, एक्चुअली मैंने और दूसरा डायगोनल ये ले लो आप। एक ये डायगोनल लग गया।
सेकेंड डायगोनल ये आ गया, ये डायगोनल हमने ले लिया। क्लियर। अब डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, ये होगा सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे एक मास रखा है और मास कितना दिया है, तो मास दिया गया है m, स्मॉल m। ठीक है। अब इस m पे नेट फोर्स कितना एक्ट होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो पार्टिकल है, मान लो ये पॉइंट ए पे रखा है, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो फोर्स एक्ट करेगा m को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे मान लेते हैं हम F है, कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ कि F होगा कितना। तो अगर हम F निकालें, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस सभी कॉर्नर से सेम होगा, तो सभी आर 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 हो जाएंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 M2, तो दोनों तो M ही है, क्या हो जाएगा G M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन आपको समझ में आ ही रहा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी। बी पे जो मास रखा है और सेंटर पे है, सेंटर का नाम मैंने वो ले लिया, सेंटर पे मास कितना है, एम है, और एम पे ही हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं। बी जरा ठीक से लिख लें, ये आ गया बी पे, और बी पे मास कितना है, 2m। तो 2m मास भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप जरा देखो मास कितना है, m और 2m, ध्यान दो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, G2m स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2f। ठीक है। फिर यहाँ जो 3m भी अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, m और 3m के बीच, G3m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3m। समझो इसे, ये कितना हो जाएगा, 3m। क्लियर है, या लिख करके बताऊं। देखो बी जो फोर्स एक्ट करेगा, एफ बी, अगर मैं कहूँ एफ बी, ये एफ ए लिख लो, और एफ ए को मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया। चलो ऐसे समझो, एफ बी क्या होगा, बी वाला जो पार्टिकल फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, 2 GM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये 2f होगा या नहीं। उसी तरह एफ सी, सी पे मान लो 3m मास है, तो ये फोर्स कितना होगा, तो ये होना चाहिए 3f। क्यों 3f होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3m है मास। तो मैं इसे भी लिख देता हूँ, एफ सी कितना होगा, ये हो जाएगा m इंटू 3m, तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, जी तो कांस्टेंट है ही, ये हो गया 3 GM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये f का कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो 3f हो गया। अब 4m जो मान लो ये d पे रखा है, ये पॉइंट d ले लो आप, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f। देखो चेक करके इसे भी बताओ, एफ डी, ये आ जाएगा 4, क्योंकि 4m इंटू एम, तो ये जाएगा 4m स्क्वायर, तो g इंटू 4m स्क्वायर, तो ये गया 4 GM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 4 टाइम्स ऑफ एफ, 4f आ गया। तो ये सारा फोर्स आपको पता है। तो अब जरा यहाँ पे चेक करो कि ये देखो, ये है 3f और ये है f, दोनों फोर्स अपोजिट है। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी और कितनी होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों फोर्स। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ओ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो नेट फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये कितना होगा, तो ये होगा 3f और f का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा 2f। ठीक है, ओसी की डायरेक्शन में। और दूसरा है ओडी, ओडी की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो ओडी की डायरेक्शन उसी तरह फिर निकाल देंगे।
तो ये देखो ये कितना है, एफ है, जस्ट वेट, ये कितना है, ये 4f है। तो 4f और 2f, इन दोनों का रिजल्टेंट चेक करिए। ये 4f है और ये 2f है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा 2f। तो 2f किधर जाएगा, ओडी की तरफ, टुवर्ड्स ओडी, ये आ गया 2f। तो ये हो गया 2f। और एंगल आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकाल देंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ड्रॉ कर लीजिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरह से, ज्वाइन कर लें आप। तो इफेक्टिव फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो हो गया एफ नेट। और क्योंकि एंगल 90 है तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 2f और 2f, इसका स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो नेट फोर्स आ गया √2 इंटू 2f। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये है f की वैल्यू, gm² / r²। तो ये आ जाएगा f नेट इक्वल टू 2√2 f, और f हम लाए हैं gm² अपॉन r²। अब r क्या होगा, तो r मैंने क्या लिया है, डायगोनल का हाफ। देख रहे हो r क्या है, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस। तो हाफ ऑफ द डायगोनल है। तो r के लिए थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लें। r होगा डायगोनल का, और डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू ए, साइड की लेंथ a दिया हुआ है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a अपॉन √2। ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2√2 इंटू gm² अपॉन r²। तो r² हो जाएगा a अपॉन √2। इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू gm² अपॉन a² अपॉन 2। मल्टीप्लाई करो, 2 ऊपर जाएगा तो नेट फोर्स आ गया एफ नेट इक्वल टू 4√2 gm² अपॉन a²। तो ये है हमारा आंसर। समझ आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, सारा सही होगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है 3 पार्टिकल्स 3 इक्वल मासेस, तीनों मास से हमें इक्वल है,
क्वेश्चन में पहले पढ़ दूं। क्वेश्चन है थ्री इक्वल masses m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. Find the force exerted by this system on another particle of mass m is placed at first part है at the midpoint of a side, मतलब जो पार्टिकल जिसका मास m है अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे रखा है तो बताओ उस पे नेट फोर्स टोटल कितना एक्सर्ट होगा। और दूसरा पार्ट है अगर हम उस पार्टिकल को ट्रायंगल की सेंटर पे रख दे तो बताओ नेट फोर्स उस पर कितना एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। पहले एक ट्रायंगल ले ले। और ट्रायंगल कैसा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हो गया उल्टा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल के वर्टिसेस पे एक पार्टिकल यहाँ ले लो एम, दूसरा कलर यूज करते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, और तीनों पार्टिकल का मास क्वेश्चन में दे दिया है कि मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो पार्टिकल का यहाँ पे वर्टेक्स का नाम दे दो ए, बी एंड सी। करेक्ट। अब फर्स्ट पार्ट, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अगर जो जिस पार्टिकल पे हमें नेट फोर्स निकालना है वो पार्टिकल पहले कहाँ रखा है, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। तो मिड पॉइंट मान लो यहाँ बीसी के मिड पॉइंट पे रखा है। यहाँ है पार्टिकल जिसका मास कितना दिया है, एम दिया है। ठीक है, अब इस पार्टिकल पे हम नेट फोर्स निकालेंगे। साइड की लेंथ ए है, इच साइड इज ए, तो ये क्या हो जाएगा, a/2। ये क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, इस मिड पॉइंट का भी कुछ नाम देते हैं, डी नाम देते हैं, डी पॉइंट डी पे रखा है। तो अब ये बताओ कि पार्टिकल बी क्या करेगा, डी वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स हो गया एफ। और सी सी भी अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। सो दे विल कैंसल। तो नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों की वजह से, मतलब बी और सी पे जो पार्टिकल उसके वजह से नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। पॉइंट डी पे जो पार्टिकल रखा है मिड पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद मतलब इसे लिख ही देता हूं मैं, एफ बी और एफ सी। अगर हम बोलें फोर्स होगा कितना, तो आप कहोगे ये होगा जी, फोर्स निकाल देते हैं, ये होगा जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस a/2 है, तो हो जाएगा a/2 का स्क्वायर कर लो। ये कितना आ जाएगा, 4 GM² अपॉन a²। और इतना ही होगा FCB, सी जो फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर है। अब क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है FB और FC, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम आ गया, उसी को मैंने F लिखा हुआ है, और डायरेक्शन अपोजिट नजर आ रहा है। तो इन दोनों का जो नेट होगा, मतलब वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC अगर कर दें
तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा वो क्लियर है, इसलिए क्योंकि इसका रिजल्टेंट की अगर हम बात करें एफ बी प्लस एफ सी, इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा एफ बी माइनस एफ सी। दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री अपोजिट है, और क्योंकि एफ बी और एफ सी इक्वल है तो ये जीरो होगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करें थर्ड पार्टिकल जो ए पे रखा है, उसके वजह से फोर्स कितना होगा। तो पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें कि यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस मान लो वो आर है। अभी आर हमें कैलकुलेट करना है पहले, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये जो हमने ड्रॉ किया है ऑल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री ले लें। तो साइन 60 डिग्री ये आ जाएगा परपेंडिकुलर आर, और हाइपोटेन्यूज साइड की लेंथ जो कि ए है। अब ये कितना आ गया 60 डिग्री, क्या होगा √3/2 इक्वल टू आ गया आर अपॉन ए। तो आर निकल के आया √3a अपॉन 2। अब निकालते हैं फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए था, तभी मैंने पहले आर निकाल लिया। ये जो दो पार्टिकल है ये और ये, इनके बीच डिस्टेंस पता चल गया हमें √3a/2 है। अब निकालते हैं फोर्स। ये जो फोर्स है इसका इसे मैंने लिखा एफ ए। तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा जी मास m1 m2 तो m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आ गया फॉर्मूला। अब आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है, तो ये है जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर हम क्या लाए, √3a/2, √3a/2, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 4 GM² अपॉन 3a²। तो ये आ गया एफ ए। एफ ए की डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ए या डी ए कह सकते हो आप, एंड परपेंडिकुलर होगा। तो हम इस फोर्स को कह सकते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। हमें निकालना था, तीन पार्टिकल है जो कि इक्विलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा है, साइड की लेंथ ए है। हमें बताना है कि एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास भी m ही है, और वो किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे रखा गया है। तो इसके वजह से फोर्स और इसके वजह से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट था, तो जीरो हो गया। तो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो होगा सिर्फ इस पार्टिकल की वजह से जो ए पे रखा है, करेक्ट। तो वो आ गया 4 GM²/3a²। तो मतलब हम कहेंगे 10 द नेट फोर्स exerted is F net इक्वल्स टू एफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि उन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो गया एफ बी और एफ सी का, जो कि आया 4 GM²
अपॉन 3a² और जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या है, D2a। तो हम कहेंगे डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग DA, अलोंग DA। डी मैंने मिड पॉइंट लिया हुआ है, अलोंग DA। क्लियर। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, जस्ट वेट, स्पेस कम है, थोड़ा मैं स्पेस बना लूं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि अगर अगर भी पार्ट, अगर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सेंटर पे हम रखें उस पार्टिकल को, जैसे मिड पॉइंट पे रखें, साइड की मिड पॉइंट पे, तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा। तो ठीक है, इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट, पहले हम ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगल शेप ये ले लिया। ओ सॉरी, ये हो गया गड़बड़। चलो ये एक ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड की लेंथ हमें पता ही है, साइड कितना है, तो साइड है ए। ट्रायंगल का मिड पॉइंट कहाँ होता है, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो वो भी निकाल ले। एक ये आ गया, दूसरा ये ले लेते हैं मीडियन। थर्ड ये आ गया मीडियन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पार्टिकल वहां है, इस पॉइंट पे पार्टिकल, एक मिनट, यहाँ है पार्टिकल, पेन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल हमारा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। अब इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हो गया सिलेक्ट। देखो यहाँ पार्टिकल है मिड पॉइंट पे, ये हो गया मिड पॉइंट। फिर उस तरह से वर्टेक्स का नाम ए बी एंड सी, सेंटर को हम ओ लिख लेते हैं, और मास कितना है, स्मॉल है।
अब हमें निकालना है, अब मास कितना है, वर्टेक्स ए पे कितना मास है, यहाँ मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है। तो हमें पता है कि कॉर्नर से जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम डिस्टेंस होगा सेंटर का, फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो r मान लेते हैं डिस्टेंस है। अब ये बताओ कि b पे जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा m को, जो सेंटर पे पार्टिकल उसे अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ बी, ठीक है, ए भी अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ ए, ये भी अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एफ सी, करेक्ट। अब हम निकालते हैं एफ ए क्या होगा, तो हम कहेंगे एफ ए इक्वल टू होगा जी एम वन एम टू, दोनों तो एम ही है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ बी क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखना है तो वो भी तो वही होगा, उतना ही होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ सी कितना होगा, सेम, जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ए, एफ बी, एफ सी, ऑल आर इक्वल। इसे हम एफ मान लेते हैं, एफ से, क्लियर, ऐसे मान लिया। अब अगर हम किसी दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहें, मान लो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो एंगल ये क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है। एफ बी और एफ सी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, एफ बी और एफ सी, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एफ बी स्क्वायर, मतलब एफ बी का मैग्नीट्यूड एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी, मतलब 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस 120 डिग्री। और 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, और 120 कॉस 120 का वैल्यू -हाफ। तो ये देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस माइनस एफ स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया एफ बी प्लस एफ सी, इन दोनों का मॉडुलस कितना आया, एफ आया। अब ये बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा इसका एरोस दिखा देते हैं। डायरेक्शन होगा, देखो ये डायगोनल देख रहे हो, ये होगा डायरेक्शन, इधर जाएगा, ये होगा डायरेक्शन इन दोनों की मैग्नीट्यूड का, कौन कौन सा फोर्स, एफ बी प्लस एफ सी का रिजल्टेंट, क्लियर है। और ये जो आया फोर्स, ये आया एफ के इक्वल, ठीक है। अब ये बताओ एफ ए कितना है, एफ ए भी तो उतना ही है ना, एफ ही तो है। तो अगर हम अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालें, ठीक है, क्योंकि एफ ए भी तो एफ है। अब ये जो एफ है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये भी तो एफ आया था, ये एफ ही तो आया था। अब ये एफ
अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो दे विल कैंसल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालें अब इन दोनों का, वेक्टर वेक्टर एफ ए प्लस, और ये आया वेक्टर एफ, इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड आप कहो या वेक्टर एफ बी प्लस एफ सी का मैग्नीट्यूड कहो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। मतलब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो फोर्स आया वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो नेट फोर्स जो आया पार्टिकल पे जो सेंटर पे रखा है, वो कितना आया, जीरो आया। ठीक है, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख करके आपको आज समझा दिया। ये वेक्टर एफ लिख लिया इसे, और ये तो वेक्टर एफ है ही, एफ ए, तो एफ ए अपवर्ड जा रहा है, और एफ बी प्लस एफ सी का मैग्नीट्यूड जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर्स each having a mass m and radius a। देखो क्वेश्चन क्या है, थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर्स each having a mass capital M and radius a are kept in such a way that each touches the other two. Find the magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to the other two। चलो पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तीन स्फीयर है ना, तीन स्फीयर ड्रॉ करते हैं। एक ये ले लिए, दूसरा ले लो, ये ले लेते हैं दूसरा इसके साथ ही, और तीनों स्फीयर आइडेंटिकल लेना है हमें, मास सेम है ना, और ये टच टच कर रहे हैं एक दूसरे को। थोड़ा सा ये, एक स्फीयर, दो स्फीयर आ गया, तीसरा स्फीयर क्या है, इसी के ऊपर है, तीनों टच कर रहा है एक दूसरे तीसरे को। और गड़बड़ हो गया। ये तीन स्फीयर हम बना लिए। अब ये कह रहा है कि तीनों स्फीयर का रेडियस सेम है, मास सेम है, रेडियस कितना है ए, मास कितना है एम, और रखा है कुछ इस तरह, टचेज द अदर टू। हर स्फीयर बाकी दो को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ किसी एक स्फीयर पे ड्यू टू अदर टू, क्या होगा, ये है सवाल। करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी इस तीनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर को जोड़ो, सेंटर टू सेंटर इसे जोड़ो।
डायग्राम बहुत अप्रोप्रिएटली नहीं बन पा रहा है, तो आप इसे समझिएगा। ये सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए? तो रेडियस अगर ए है तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a। साइड की लेंथ क्या होगा? 2a। ये भी होगा 2a, और ये भी हो गया 2a। मास पता ही है, मास m, m और m। अब हम क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स के लिए ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है स्फीयर, ये हम मान लेते हैं कि देखिए ए है, ये बी है, और ये सी है। सी पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो ए जो है सी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया एक फोर्स, जिसे एफ ए मान लो। और बी भी सी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये हो गया एफ बी मान लो। दोनों फोर्स के बीच एंगल क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे भाई 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो कितना होगा? 60 डिग्री। तो अब लगाओ, तो नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एफ ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ये होगा जी एम स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा? 2a। 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। और इतना ही एफ सी का भी मैग्नीट्यूड, सॉरी एफ बी का भी मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है। तो अब ये देखो कि एंगल पता है हमें, तो बस इसे हम एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स तो इक्वल ही है। तो एफ से अब नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स होगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। तो लगाओ एफ ए स्क्वायर तो एफ स्क्वायर होगा, एफ बी स्क्वायर भी एफ स्क्वायर होगा, प्लस 2 एफ बी, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री ले लो। अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। तो ये आ गया 2f² प्लस 2f² इंटू 1/2। तो 2 कैंसिल, ये आ गया 3f² स्क्वायर रूट। तो ये आ गया √3f। और f हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा √3 GM² अपॉन 4a²। यही था ना f, ये यहाँ निकाले हम। तो फाइनली जो नेट फोर्स होगा किसी एक स्फीयर पे बाकी दो की वजह से, वो आएगा √3 GM² अपॉन 4a²। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सभी बालकों एवं बालिकाओं को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होगा, अगर है, समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट शेयर कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, थ्योरी पार्ट हो या फिर न्यूमेरिकल पार्ट हो। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 4 क्वेश्चन कर दिए ना एस सी वर्मा के। अब बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हैं फोर्स से रिलेटेड, वो हम करेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट डे डालूंगा वीडियो। ठीक है, तो आज आप इतना कंप्लीट कर लें। पहले तो मैंने आज का लेक्चर में क्या पढ़ाया एक बार इसे रिवाइज कर लें। तो फर्स्ट
एक ही टॉपिक मैंने पढ़ाया आज, और वो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करता है, और ये पूरा थ्योरी है। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। फिर इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताओ किस न्यूमेरिकल में यूज किया हमने? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, देख रहे हो। 5 पार्टिकल्स है, तो बाकी जो 4 कॉर्नर पे है, वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर वाले पार्टिकल पे, वो कैसे निकाले थे? वही सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हालांकि मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेकर के सॉल्व करके दिखा दिया आपको, लेकिन है तो वेक्टर सम ही फोर्सेस का। ठीक है। फिर देखो यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हुआ, यहाँ भी वही हो रहा है, और इस क्वेश्चन में भी वही हो रहा है। तो 1 to 4 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं फोर्स से रिलेटेड एससीबी के, वो करेंगे। उसके बाद फिर पीवाई जो जेई मेन में आए हैं वो सॉल्व करेंगे, फोर्स रिलेटेड सारे ग्रेविटेशन क्वेश्चन। ठीक है, सिस्टमेटिकली ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।